नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। चलिए, कल हम लोगों ने सिलेबस देख लिया और उसके आगे से आज हम लोग चलेंगे। तो सिलेबस में हमारा पहला टॉपिक था वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका है वर्ण और दूसरा है माला। माला का मतलब होता है क्रमागत व्यवस्थित समूह। क्रमागत व्यवस्थित समूह। और वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सबसे छोटी सार्थक इकाई। जो सबसे छोटी भाषा की सार्थक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कभी कभी हमसे पूछता है कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि और वर्ण दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। ध्वनि का मतलब होता है जिससे हम केवल कर्णवत हो सकें। कर्णवत का अर्थ होता है जिसे हम केवल सुन सकें, यानी जिसको हम केवल सुन सकते हैं वह क्या होती है? हमारी ध्वनि होती है। और जो वर्ण होता है, वर्ण का अर्थ होता है जिससे हम कर्णवत हो सकें प्लस मुखरित हो सकें। कर्णवत का मतलब होता है सुनना, यानी सुन सकना, और मुखरित का मतलब होता है बोलना या बोल सकना। इसका मतलब आप सुनना जान सकते हैं और इसका मतलब बोलना, यानी जिसे हम सुनकर बोल सकते हैं वह क्या होता है? हमारा वर्ण होता है। और जिसे हम क्या कर सकते हैं? केवल सुन सकते हैं, वह क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे कभी हम देखते हैं गाड़ियाँ जाती हैं और गाड़ियों की जो आवाज़ होती है उसको हम क्या करते हैं? केवल सुनते हैं, लेकिन उससे हम बोल नहीं सकते। वह क्या हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। और ध्वनि क्या होती है? भाषा की न्यूनतम इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर आपके सामने सार्थक शब्द लगा दिया तब क्या हो जाएगा? आपका वर्ण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं वर्णमाला का क्या परिभाषा हो सकता है। वो वर्णमाला की क्या परिभाषा हो सकती है वो भी देख लेते हैं। वर्णमाला यहाँ पर देखिए सबसे छोटी इकाई है और यहाँ पर क्रमागत व्यवस्थित समूह है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों के क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमागत एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम कह देते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं तो व्यवस्थित समूह का मतलब ये नहीं हो जाता। जैसे क हम लिखते हैं, क के बाद हम च लिख दें, फिर प लिख दें, य लिख दें, र लिख दें, तो ये भी तो समूह है वर्णों का, लेकिन यह वर्णमाला होगा? नहीं होगा। कब होगा? जब हम वर्णों के क्रमागत स्वरूप को लिखेंगे, यानी क के बाद आपका ख आना चाहिए, फिर ग है, फिर घ है, इसके बाद ङ है, फिर आपका च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा। इस प्रकार यह क्या होगा? क्रमागत होगा और इसका एक समूह होगा। इसे क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। सॉरी, हिंदी में लिखा गया। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या
52 होती है। ये 52 वर्ड कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ जगह है। चलिए, जैसे आपके 11 स्वर होते हैं। अभी स्वरों का विभाजन भी हम आपको बताएंगे कि स्वरों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। अभी हम केवल देख रहे हैं कि ये 52 वर्ण होते कौन कौन से हैं। ठीक, 11 आपके स्वर होते हैं, 25 आपके स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं। इसके बाद 2 द्विगुण होते हैं और 2 आपके अयोगवाह होते हैं। अगर इन सभी वर्णों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 52 आया ना? जोड़े कि नहीं आप लोग? जोड़ के देख लीजिए, 52 आएगा। ठीक, यही आपके क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52 वर्ण। अब इनका विभाजन किस प्रकार किया गया, कैसे किया गया, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे वर्णों का विभाजन, यानी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णों का वर्गीकरण, यानी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो अगर वर्गीकृत की बात की जाए, बांटने की बात की जाए, तो वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 ही भाग में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब देखिए, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया, इन दोनों को छोड़कर एक और वर्ण होता है जिसे केवल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी गणना नहीं की जाती है, और इस वर्ण को कहते हैं अयोगवाह। यानी ऐसे वर्ण जिनका जाति योग न तो स्वर के साथ होता है, न ही क्या होता, व्यंजन के साथ होता है, परंतु ये स्वर के भी साथ जुड़ते हैं और व्यंजन के साथ भी जुड़ते हैं, और जुड़कर क्या करते हैं? अपने अर्थ का बोध कराते हैं। इसलिए इनके पीछे वाह अर्थ लगाकर इन्हों क्या कह दिया गया? अयोगवाह। अयोग यानी जिसका कोई योग न हो, वाह शब्द वहन करने वालों से है। ठीक, स्वर किसे कहते हैं? यानी ऐसे वर्ण जो स्वयं से बोले जाते हैं, जो स्वयं से उच्चरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। खिड़की खोलो, चमक रहा है ना? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। एक मिनट, चलिए, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया और अयोगवाह हो गया। स्वर का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो स्वतः उच्चरित होते हैं, यानी जो स्वयं से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी इसको हम भेद कर सकते हैं सूधन अर से, सूधन अर ना। सु का मतलब होगा सधन उ, यानी अभी जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ वर्ण क्या होता है? मूल रूप में बाहर आ जाता है, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है? अर। यानी स्वर में कौन सी संधि है वो भी हम देख लेते हैं।
कहते हैं इका स्थानीय यण अच परे रहते, यानी ई उ री के स्थान पर क्या हो जाता है, यह वह र हो जाता है अगर अच परे रहते, यानी उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है। ठीक, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा। इसके बाद इधर क्या है, अर है, और यहाँ पर क्या है, स है, सा धन व धन अर। अब अगर स जाकर व में मिलेगा, यानी कोई भी व्यंजन जब होता है वो क्या होता है, आगे से जुड़ता है। स्वर जब भी होता है वो क्या जुड़ता है, पीछे से जुड़ता है। व आकर व में जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा, स जाकर व में जुड़ेगा तो स आधा हो जाएगा, बचेगा क्या, र। लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पर मिला हुआ है सु। सु माने होता है अच्छा या श्रेष्ठ, यानी ऐसे वर्ण जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अभी व्यंजन को हम छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम स्वर को पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम व्यंजन को पढ़ते हैं, फिर अयोगवाह को पढ़ते हैं। इसमें भी हम क्रमागत लेकर चलते हैं। चलिए, अगर बात की जाए स्वर की, तो स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। और ये जो 3 भेद होते हैं किसके आधार पर होते हैं, तो मात्रा काल के आधार पर होते हैं। मात्रा का मतलब होता है वजन, काल का मतलब होता है समय। लेकिन यहाँ वजन का अर्थ किससे लिया गया है, श्वास यानी प्राण से लिया गया है, यानी हमारे श्वास में कितना समय लग रहा है इसको बोलने में, उस आधार पर क्या होता है, स्वर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हो गए ये भी देख लेते हैं। इधर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक, स्वर को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है आपका हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब देखिए, मात्रा काल के आधार पर है। ह्रस्व का मतलब होता है सबसे छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है इससे बड़ा, और प्लुत का मतलब होता है इन दोनों से बड़ा, यानी सबसे बड़ा। जैसे हम बोलते हैं आ, अगर हम आ बोलते हैं तो सबसे कम श्वास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इसी आ को हम थोड़े और श्वास में बोलते हैं तो क्या होता है, आ होता है। और इसी आ को थोड़ा हम और श्वास दे दें तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कभी हमको चोट लगती है तो हम आ काफ़ी लंबा श्वास देकर बोलते हैं। या हम क्या करते हैं, कभी ओम प्राणायाम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ भी क्या होता है, हमारा प्लुत स्वर ही होता है। प्लुत की मात्रा जो प्रदर्शित की जाती है वो किससे प्रदर्शित की जाती है, 3 के अंक से प्रदर्शित की जाती है, अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये जो ह्रस्व स्वर है इसी को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम श्वास की आवश्यकता होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे मूल स्वरों की संख्या पूछता है तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या 4 होती है। हिंदी की बात की जाए तो कुल संख्या 4। यही चीज़ जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो इसकी संख्या हो जाती है 5। ठीक, अब इसकी 4 संख्या कौन कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं। पहला आपका होगा अ, इसके बाद होता है छोटी ई, छोटा ऊ, और इसको अगला होता है री। ये 4 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, और इन्हीं से समस्त वर्णों का क्या होता है, समस्त स्वरों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, अगर दीर्घ स्वर की बात करेगा तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 7 होती है। अब इसमें 7 कौन कौन सी संख्या होती है, आगे देखते हैं।
जो दीर्घ होता है, दीर्घ माने बड़ा, लेकिन आगे चलकर दीर्घ के कितने भेद कर दिए जाते हैं, इसके भी 2 भेद कर दिए जाते हैं। एक होता है मूल दीर्घ और दूसरा होता है दीर्घ संयुक्त। मूल दीर्घ और दीर्घ संयुक्त। अच्छा, मूल दीर्घ और दीर्घ संयुक्त में अंतर क्या है, एक परिभाषा के तौर पर इसको देख लेते हैं। जैसे अगर हम मूल दीर्घ की परिभाषा लें तो कहते हैं ऐसे स्वर जो अपने समान स्वरों से मिलकर दीर्घ रूप बनाते हैं, उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और अगर दीर्घ संयुक्त की बात की जाए तो इसमें कहते हैं ऐसे स्वर जो 2 भिन्न स्वरों से, भिन्न माने असमान, 2 भिन्न स्वरों से मिलकर दीर्घ रूप बनाते हैं, उन्हें दीर्घ संयुक्त स्वर कहते हैं। इन दोनों की परिभाषा में अंतर है। यहाँ पर कह रहा है कि अपने समान स्वरों से मिलकर बनता है, और यहाँ पर कह रहा है कि 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बनता है। 2 भिन्न स्वरों का मिलकर बनने का मतलब जैसे अ से ई मिल जाए, और 2 समान स्वरों के मिलने का मतलब जैसे अ से आ ही मिल जाए। इस प्रकार इसको कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक। अगर मूल दीर्घ की बात करें तो मूल दीर्घ की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और दीर्घ संयुक्त की बात करें तो दीर्घ संयुक्त की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये दोनों मिलकर किसकी संख्या को बताते हैं, तो दीर्घ की संख्या को बताते हैं। ठीक। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको आप ले सकते हैं। आगे हम फिर देखते हैं। चलिए, समझ में नहीं आ रहा का? आ रहा है। चलिए अब देखते हैं। अगर मूल दीर्घ की बात की जाए तो इसकी परिभाषा क्या थी कि 2 समान स्वरों से मिलकर बनने वाला बड़ा स्वर क्या कहलाता है, मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आपका अ धन अ बराबर क्या बनेगा, आ। ई धन ई क्या बनेगा, बड़ी। ऊ धन ऊ क्या बनेगा, बड़ा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों क्या हैं, समान स्वर हैं, और बना क्या रहे हैं, अपने ही समान बड़े स्वरों को बना रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। और यहाँ पर क्या था, असमान स्वर था ना, यानी यदि अ धन ई लिखा जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा। अ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि अ से ए मिलेगा तो ए हो जाएगा, और यदि अ से ओ मिलेगा तो अ हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 असमान स्वरों का मेल हो रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, असमान दीर्घ भी बना रहे हैं। ठीक। इसलिए इसे क्या कहते हैं,
दीर्घ संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, इसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ स्पष्ट है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। फिर आगे हम किसको देखते हैं, व्यंजन को देखते हैं। ठीक, अभी स्वरों का विभाजन बहुत ज़्यादा बाकी है। पहले इस विभाजन को हम देख लेते हैं। इसके बाद हम स्वरों का विभाजन पुनः फिर देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मुख के आधार पर स्वर कितने होते हैं, इसके बाद ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ये सब अभी आगे हम फिर देखेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम व्यंजन को देखते हैं। चलिए बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होता है, व्यम धन जन, ऐसा वर्ण अर्थात जो लोगों से मिला हो। कैसे लोगों से, स्वर रूपी लोगों से मिला हो, उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। परिभाषा के तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के संयोग से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जब तक इसमें स्वर का संयोग नहीं होगा, स्वर नहीं मिलेगा, तब तक इनका पूर्ण उच्चारण नहीं हो पाता है। स्वर रहित व्यंजन को क्या कहते हैं, अर्ध व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दें क, तो यह क्या हो जाएगा, यह एक प्रकार का अर्ध व्यंजन है। अर्ध व्यंजन है। लेकिन अगर हम क प्लस अ लिख दें तो हो जाएगा क, यह क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। यानी किसी व्यंजन के नीचे जब हलंत लगा होता है, यानी एक तिरछी पाई लगी होती है, तो इसको हम अर्ध व्यंजन बोलते हैं। और जब यही तिरछी पाई हट जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण व्यंजन बोलते हैं। इस व्यंजन का उच्चारण हम मुख से नहीं कर पाते हैं और इसका उच्चारण हम मुख से आसानी से कर लेते हैं। इसलिए यह क्या होता है, स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है। परिभाषा कहते हैं कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं, आगे देखते हैं। पहला होता है इसमें स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। इन 4 व्यंजनों की गणना होती है, यानी 1 2 3 4। लेकिन इन चारों के अलावा एक व्यंजन और भी होता है जिसकी गणना नहीं की जाती है, लेकिन इसको लिखा जाता है और इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। इसी को उच्छिप्त भी कहते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। ठीक, उसकी गणना नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें आता कौन है, ड और ढ। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यंजन है तो उससे शब्द का निर्माण होना चाहिए, लेकिन ये जो ड और ढ होता है इससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम क लिख रहे हैं तो क से हम कमल लिख सकते हैं, ठीक, और क से कमलेश भी हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ क्या हो रहा है, शब्दों का निर्माण इस वर्ण से हो रहा है। च से हम चरखा लिख सकते हैं, ठीक, ट से हम टमाटर लिख सकते हैं। लेकिन जब ड की बात आती है तो ड से हमारे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों, अगर मान लीजिए हमको डमरू लिखना हुआ तो हम डमरू इस प्रकार लिखेंगे, ठीक।
अगर इसके नीचे हम बिंदी दे देते हैं तो यह डमरू शब्द क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी इस वर्ड से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए क्या करते हैं, इसको इसमें लिखते नहीं है, गणना नहीं करते हैं, लेकिन लेखन के आधार पर इसको लिखा जाता है, गणना के आधार पर इसको लिखा नहीं जाता है। चलिए, उच्छिप्त का मतलब होता है उछालना या फेंकना। ठीक, नहीं समझ में आया, अभी समझा देते हैं। उच्छिप्त का मतलब पूछ लीजिए क्या है। अच्छा, सो रहे हैं। उच्छिप्त का मतलब होता है उछालना या फेंकना। ठीक, उछालना या फेंकने का मतलब होता है जैसे इस ड को हम बोलते हैं डमरू। ठीक, अगर यहीं हम लिखें सड़क तो यह क्या होता है, आपका स्पर्श होता है, और यह क्या होता है, आपका उच्छिप्त होता है। ठीक, और दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। ठीक, दोनों में अंतर हो जाता है। अगर हम डमरू बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है किसी भी उच्चारण, जैसे मूर्धा को क्या करती है, आसानी से स्पर्श करती है। लेकिन जब इसी चीज़ को लेकर हम बोलते हैं सड़क, तब हमारी जीभ क्या करती है कि तेजी के साथ जाती है और मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे की तरफ भाग जाती है। यानी उच्छिप्त का मतलब यह इस वर्ड को फेंकने जैसा कार्य करती है और झटके से निकालना जैसा कार्य करती है। इसलिए इस वर्ड को क्या बोलते हैं, उच्छिप्त बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। बस इतना ही अंतर इसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं। स्पर्श क्या होता है, अब इसको देखते हैं पूर्ण रूप से। यदि बात की जाए स्पर्श, तो कहते हैं ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख विवर के स्थान को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जिह्वा मुख विवर के जो स्थान होते हैं उसे क्या करती है, स्पर्श करती है। जैसे मूर्धा हो गया, तालु हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इन उच्चारण स्थान को क्या करती है, जिह्वा स्पर्श करती। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। और 25 में कितने वर्ग होते हैं, तो 25 में वर्गों की संख्या 5 होती है। और एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो एक वर्ग में वर्णों की संख्या भी 5 होती है। बंद कर दीजिए। एक वर्ग में भी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलिए, अब कौन कौन से वर्ग होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक, इसमें होता है जैसे क वर्ग। अगर क वर्ग की बात की जाए तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक, इसमें हो जाएगा क, ख, ग, घ, न। फिर बात करते हैं च वर्ग की, तो इसमें हो जाएगा च, छ, ज, झ, ञ। यदि ट वर्ग की बात की जाए तो ट, ठ, ड, ढ और ड़। यहाँ जो ड और ढ होते हैं इनके नीचे बिंदी नहीं होती है, और उच्चित में जो होते हैं इनके नीचे बिंदी होती है। ठीक, इसके बाद त वर्ग की बात की जाए, त, थ, द, ध, न। फिर बात की जाए प वर्ग की, प, फ, ब, भ, म। अब एक चीज़ और आता है कि इसको वर्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए उसको वर्ग कहते हैं। और यहाँ पर भी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि इधर से भी हमको 5 वर्ण मिलते हैं और इधर से भी 5 वर्ण मिलते हैं, इधर से भी 5 वर्ण मिलते हैं और इधर से भी 5 वर्ण मिलते हैं।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। 25 में 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। और एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग की बात की जाए तो क ख ग घ ङ, 5 हो गए। ठीक। संस्कृत में इसी क च ट त प को कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या शुद्ध रूप बोलते हैं, कोचु टुतु पु, यानी कुवर्ग, चुवर्ग, टुवर्ग, तुवर्ग और पुवर्ग। ठीक। आगे चलते हैं, अंतस्थ की बात करते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो कंठ के नीचे के भाग से उच्चारित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और 4 संख्या कौन कौन सी होती है, ये देख लेते हैं। य र ल व, ये 4 संख्या होती है। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। पहले हम विभाजन देख लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, अपवाद को देखते हैं। उसमें की बात की जाए तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है अथवा सीटी जैसी आवाज़ निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक। यानी मुख से श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है और सीटी जैसी आवाज़ भी निकलती है। इसकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। इसमें आते हैं स, श, श और ह, ये इसकी 4 संख्या होती है। संयुक्त की बात की जाए तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या ऐसे वर्ण जो 2 भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके पहले हम संयुक्त स्वर पढ़े थे, तो संयुक्त स्वर में क्या हुआ था, 2 स्वर थे और दोनों स्वर क्या हुए थे, भिन्न थे, और वो मिलकर क्या हुए थे, एक और स्वर को बना दिए थे। उसी प्रकार यहाँ 2 व्यंजन होंगे और दोनों व्यंजन भिन्न होंगे, ये मिलकर एक अलग व्यंजन बनाएंगे और वह व्यंजन क्या कहलाएगा, आपका संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। इसमें होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। जो छ होता है यह मिलकर बनता है का प्लस स से। त्र मिलकर बनता है त प्लस र से। ज्ञ मिलकर बनता है ज प्लस ञ से। और स्र मिलकर बनता है स प्लस र से। ठीक। ये 4 वर्ण होते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक। अब अपवाद क्या होता है, अंतस्थ में य और र को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। यानी स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती। फिर ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक कहते हैं। पार्श्विक मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा क्या होती है, दोनों तरफ से वायु को निकाल देती है, अर्थात वायु जीवा के दोनों तरफ से पास हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। बात होती है र को, तो र को क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित वर्ण। बात होती है हा की, तो हा को कहते हैं काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण। जब इन चारों की बात होती है तो इन चारों को एक और नाम दे दिया जाता है, ऊष्म संघर्षी। कभी आपसे ऊष्म संघर्षी पूछे तो आप बता सकते हैं जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ आपको च वर्ग मिलता है, इस च वर्ग को एक और नाम दिया जाता है स्पर्श संघर्षी। संघर्षी का मतलब होता है जिसके उच्चारण में वायु घर्षण के द्वारा निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। ठीक। ये आपका
व्यंजन हो गया, व्यंजन भी पूर्ण हुआ। अब व्यंजन के बाद एक और आपका बचता है अयोगवाह। अयोगवाह इसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट देखने के बाद पुनः आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं अयोगवाह। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह की परिभाषा पहले हम देख लेते हैं। अयोगवाह कहते किसे हैं? अयोगवाह ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ होता है। उसे अयोगवाह कहते हैं। उसे अयोगवाह कहते हैं। यानी इस वर्ण का योग जातीय योग स्वर के साथ भी नहीं होता है और न तो व्यंजन के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि इसके पीछे वाह शब्द लगा हुआ है कि यह स्वर के भी साथ जुड़ता है और व्यंजन के भी साथ जुड़ता है। दोनों के साथ जुड़ने के बाद करता है अपने अर्थ का बोध करा देता है। इसलिए इसके पीछे वाह शब्द लगाकर इसको अयोगवाह नाम दे दिया जाता है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। यानी इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार का मतलब होता है आ के ऊपर एक बिंदी यानी अंग होता है और विसर्ग का मतलब होता है आ के पीछे 2 बिंदी। इसका उच्चारण ह के साथ होता है और इसका उच्चारण नास का होता है। ठीक, ये आपका वर्णों का वर्गीकरण रहा। आगे हम स्वर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। यानी स्वर में कौन कौन से भेद होते हैं, जिह्वा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, मुख के आधार पर कितने स्वर होते हैं, ओष्ठ के आधार पर कितने स्वर होते हैं, ये सब हम अगली वीडियो में फिर देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद।